हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मेरे ओपिनियन में मुझे चैप्टर पूरी क्लास 9 की हिस्ट्री में सबसे इजी लगता है बिकॉज एक स्टोरी इसमें पूरी चलेगी। एज अ कहानी मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी एंड आपको एज अ कहानी इस चैप्टर को समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट अमेजिंग, पूरा मतलब आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा एंड दिस चैप्टर इज जस्ट अमेजिंग। मैं बस इतना ही बोलूँगी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह को जो पेरिस सिटी थी, इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ आर्म। क्यों मतलब पूरी स्टेट में एकदम से भगदड़ सी मच गई थी, काफ़ी हल्ला हो रहा था। क्यों हो रहा था इतना, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे? जो किंग था उसने अपने सोल्जर्स को कमांड कर दिया था टू मूव इनटू द सिटी, टू मूव इनटू द पेरिस सिटी की। उसने अपने सोल्जर्स को कह दिया कि जाओ, तुम सिटी में जाओ। एंड ऐसी अफवाहें फैल गई, रूमर्स मतलब अफवाहें फैल गई कि जल्दी ही जो राजा है वो अपने आर्मी के सोल्जर्स को ये ऑर्डर कर देगा टू फायर अपॉन द सिटीजन्स, कि आप सिटीजन्स पे फायर कर दो, फायरिंग कर दो। ऐसा राजा अपने ट्रूप्स, अपने सोल्जर को ऑर्डर कर देगा। ऐसी अफवाहें फैल गई। तो कुछ 7,000 मैन और वुमेन एक टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया, उन 7,000 मैन एंड वुमेन ने डिसाइड किया कि हम पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, हम पीपल्स आर्मी बनाएंगे। और उन्होंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग की तलाश करी, उनमें वो घुस गए इन सर्च ऑफ वेपन्स। मतलब अब उन्हें, मैं आपको कहानी समझाती हूँ। क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को सुबह जो राजा था वो अपने सोल्जर्स को ऐसा ऑर्डर करता है कि तुम जाओ, सिटी में जाओ। अब वो कुछ भी रीज़न से ऑर्डर करता हो, लेकिन अफवाह ऐसी फैल गई कि राजा ने अपने जो सोल्जर्स है उसे सिटी में इसलिए भेजा ताकि वो सोल्जर्स सिटीजन्स के अपॉन फायर कर सके। मतलब फायरिंग के लिए, सिटीजन्स को मारने के लिए राजा ने सोल्जर्स को भेजा है। अगर सिटीजन को ऐसी अफवाहें मिलेंगी, ऐसी वो बातें सुनेंगे तो वो घबरा जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे थोड़ी मरेंगे, हम कुछ करके मरेंगे, हम ऑफकोर्स ही बात है हम फाइट बैक करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो घुस गए, उन्होंने अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ कर दी इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। ठीक है, फाइनली एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल, कुछ 100 लोगों का आसपास का ग्रुप होगा, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में गए और उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल उसको स्टॉर्म किया। फोर्ट्रेस प्रिजन यानी एक किला भी था, किला प्लस जेल दोनों चीज़ें थी। बेस्टाइल इट वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब एक फोर्ट भी था एज वेल एज ए प्रिजन भी था। तो यहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने इस पे अटैक किया था, उनको आशा थी कि यहाँ पे उनको कुछ वेपन्स मिलेंगे, एम्यूनेशन मीन्स वेपन्स, आर्म्स मिलेंगे। तो जब वो लड़ रहे थे तो बेस्टाइल का जो कमांडर था वो उसे मार दिया जाता है और जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे उस बेस्टाइल जेल में, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। यहाँ तक केवल 7 ही कैदी थे, तो उन 7 को छोड़ दिया जाता है। तो बेस्टाइल से सारे लोग नफ़रत करते थे, सारी फ्रांस की जनता नफ़रत करती थी, सिटीजन्स नफ़रत करते थे। क्यों? बिकॉज बेस्टाइल स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बेस्टाइल किसका सिंबल था? अपने राजा के, मोनार्क के जो डेस्पोटिक पावर है उसका सिंबल था। जो किला था इसे पूरा तोड़ दिया गया, इसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स, जो टुकड़े थे इसके, उसे मार्केट में बेच दिया गया। उन लोगों को बेच दिया गया जो इस डिस्ट्रक्शन की याद अपने मन में रखना चाहते थे। टू दोज द पार्ट्स, द स्टोन फ्रैगमेंट्स वो सोल्ड इन द मार्केट। सो इस दिन के बाद से और दंगे होने लग गए पेरिस में, कंट्री साइड में, यानी गाँव वाली साइड में और दंगे होने लग गए। लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, लोग विद्रोह करने लग गए अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वो कहते थे कि ब्रेड का इतना हाई प्राइस है, हम खाएं क्या, इतना हाई प्राइस हम कैसे पे करें, कैसे हम अपना हम कैसे सर्वाइव करें। सो उसके बाद अगर आप काफ़ी टाइम बाद अगर अब हिस्टोरियंस इस समय को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जितनी भी जो इवेंट्स हुए, जो एट द एंड किस पे अंत होते हैं? राजा के एग्जीक्यूशन। अब जो फ्रांस का राजा था उसे अल्टीमेटली मार दिया जाता है। मतलब क्यों? ऑफ कोर्स ही बात है, मारेंगे क्यों? जब जनता उससे परेशान थी तो जनता ही क्या करती है, फ्रांस के राजा को एंड में उसका एग्जीक्यूशन कर देता है, उसे मार दिया जाता है। तो वो जो चेन ऑफ इवेंट्स थी ना, जो जिससे उसका एग्जीक्यूशन हुआ, उसकी बिगनिंग थी ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ये क्या है, ये अब हम सब पढ़ेंगे।
ओके, नाउ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूँ यानी 1700 से 1800 की बात करी गई है ना। सेंचुरी हमेशा पीछे चलती है, 18 यानी 1700 से 1800 की बात करी गई। लेट 18th सेंचुरी यानी इस टाइम के आसपास, यानी 70 से 1800 तक की बात करी गई है, ठीक है। तो 1774 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली के थे, उन्हें फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 20 साल के होंगे वो और उनकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से करा दी जाती है। जब वो राजा बनते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, एक खाली तिजोरी। उनका जो ट्रेजर था वो पूरा खाली था, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। देयर वर रीजंस, क्या रीज़न थे? सबसे पहला रीज़न था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, मतलब फ्रांस की काफ़ी लंबे लंबे सालों तक बहुत लड़ाइयाँ चली थी। इस वजह से फ्रांस के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। इसके ऊपर फ्रांस का जो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट है, जो वो पैलेस है, महल है वर्सेल्स का, उसको संभाल के रखना, मतलब उसका ध्यान रखना, उसकी साफ़ सफाई, उसे मेंटेन करके रखना, उसमें भी बहुत पैसा जाता था। लुई 16 के अंदर ही फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद करी थी इंडिपेंडेंस पाने में फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। यानी फ्रांस का एज वेल एज अमेरिका, दोनों का उस समय पे कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यही वाली पॉलिसी यहाँ भी चलती है। सो लुई 16 क्या करते हैं, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद करते हैं उन दोनों के कॉमन एनिमी यानी ब्रिटेन से आज़ादी पाने में। ओके, अब इस वजह से जो वॉर थी, इससे उनके ऊपर 1 बिलियन लिवरेज का कर्जा चढ़ गया और फिर ये कर्जा धीरे धीरे बढ़ के 2 बिलियन लिवरेज का हो गया। अब वो लोग, वो लैंडर जिन्होंने हमारे जो फ्रांस है उसको लोन दिया था, वो क्या करने लग गए, 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए, काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, फ्रांस का जो राजा था, ही वॉज ऑब्लिज्ड, वो मजबूर था कि उसे अपना जितना भी बजट था, जितना भी पैसा था, उसका बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट किस पे खर्च करना पड़ता था, इन सब चीज़ों में। किन सब चीज़ों में? ये जो लोन वगैरह लिया है उसका ब्याज वगैरह, जो इंटरेस्ट वगैरह, उसे पे करने में राजा को अपना मोस्टली बजट दे देना पड़ता था। उसके पास पैसा ही नहीं बचता था अपने लिए, अपने देश के लिए, ठीक है। अपने लिए तो वो, मतलब मैं बोलूँ तो फ्रांस का जो राजा था और जो रानी थी, मतलब लुई 16 और मैरी एंटोइनेट, उन्होंने मेनली कभी ऐसे सिटीजन्स की चिंता नहीं करी, ठीक है। इवन जाना जाता है कि फ्रांस के काफ़ी लग्जरियस लाइफ वो जिया करते थे, सिटीजन्स का वो इतना ध्यान नहीं रखते थे, तभी सिटीजन्स उनसे परेशान थे और एट द एंड वो राजा और रानी दोनों का ही एग्जीक्यूशन कर देते हैं, दोनों ही एंड में उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं, तो यस, तो अब राजा को अपने रेगुलर एक्सपेंसेस चलाने थे, मतलब अपने डेली के खर्चे करने थे, है ना, मतलब डेली का उनका खर्चा था। जैसे उनको अपनी आर्मी मेंटेन करनी थी, कोर्ट मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी मेंटेन करनी थी। सो स्टेट जो थी, जो हमारी गवर्नमेंट जो थी फ्रांस की, दे वो फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, वो मजबूर थे कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा हमको। इवन इतना काफ़ी नहीं था, 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी एंड केवल 3rd स्टेट के मेंबर टैक्स पे किया करते थे। ओके, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब ये जो सोसाइटी थी स्टेट्स की, यानी स्टेट्स में जो सोसाइटी बटी हुई थी, ये फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थी जो काफ़ी साल पुराना है, काफ़ी टाइम पुराना है। एक टर्म आती है ओल्ड रिजीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 मार्क 2 मार्क में एग्जाम में। तो ओल्ड रिजीम, इट इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले का फ्रांस कैसा था, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, चीज़ें कैसे चलती थी, उन चीज़ों को समझाने के लिए ओल्ड रिजीम टर्म को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये फिगर आपको दिख रही है, ये आपको दिखा रही है कि फ्रांस में किस तरह से स्टेट्स ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। 3 तरह की स्टेट होती थी फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, क्लर्जी में सारे चर्च के लोग आते थे। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, जिसमें सारे नोबल्स आते थे, राजा और राजा के रिलेशन वगैरह में। थर्ड स्टेट पे बाकी जो भी बच गया वो सब थर्ड स्टेट में आ जाता है, एवरीवन एल्स। आई नो माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, मैं बोल रही हूँ एवरीवन एल्स, ठीक है। फिर चाहे वो पीजेंट्स हो, लेबरर्स हो, ठीक है, लॉयर्स हो, आर्टिशियंस हो,
सब लोग। अगर हम बात करें पीजेंट्स की, तो पीजेंट फ्रांस की लगभग 90% पॉपुलेशन बनाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास लैंड बहुत कम होता था कल्टीवेशन के लिए। मतलब पीजेंट्स का काम क्या होता है, किसान खेती करेंगे, तो किसान होते तो बहुत नंबर में थे, मतलब 90% पॉपुलेशन पीजेंट की थी, लेकिन लैंड उनके पास बहुत छोटू सा, बहुत थोड़ा सा था। अबाउट 60%, 60% मेजॉरिटी का लैंड नोबल्स, चर्च के लोग और जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर है वो ऑक्यूपाई करके रखते थे। और केवल जो पहली जो स्टेट है, जो है क्लर्जी और नोबिलिटी, ये कुछ प्रिविलेज इंजॉय करते थे जो इन्हें बाय बर्थ मिलते थे, जिन्हें बोला जाता है प्रिविलेज बाय बर्थ। तो क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज था कि इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। यानी टैक्स केवल कौन पे करता था फ्रेंड्स, ओनली दी थर्ड स्टेट, केवल थर्ड स्टेट टैक्स पे करती थी। ठीक है, ये नोबल्स वगैरह फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जिनमें फ्यूडल ड्यूज आती है, मतलब ये पीजेंट से डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स लिया करते हैं। मतलब टैक्स देते नहीं थे, ऊपर से टैक्स लेते थे। मतलब फर्स्ट और सेकंड से टैक्स नहीं लेती, फर्स्ट और सेकंड से टैक्स नहीं देती थी, लेकिन ये टैक्स लिया करती थी। किससे, किसानों से। तो किसानों से टैक्स लेते थे, जो किसान हैं उनसे सर्विसेज ये लिया करते थे। ठीक है, पीजेंट देवर ऑब्लिश्ड, मतलब मजबूर होते थे, किसान चाहे ना चाहे उन्हें सर्विस देनी ही पड़ती थी अपने लॉर्ड को। उनके अगर वो कह दे कि तुम्हें हमारे घर में काम करना होगा, हमारे खेतों में काम करना होगा, आर्मी में सर्व होना पड़ेगा, रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तो पीजेंट चाहे ना चाहे दे हैव टू डू, बिकॉज उनका माना जाता था कि उनका काम ही है अपने लॉर्ड को सर्विस देने का। ठीक है, चर्च भी पीजेंट से टैक्स लिया करता था, जैसे हम तिथ बोल सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है, सो मैं इसे तिथ ही बोलती हूँ। ये सब तीथेज, जो भी आपको अच्छा लगे बोलो, बस एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना है, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करना, ये तो हो सकता है मार्क्स कट हो जाए। फाइनली जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, केवल वही टैक्स पे करते थे। एक इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता था जो स्टेट लेती थी। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों काइंड ऑफ टैक्स लगते थे। डायरेक्ट टैक्स जो स्टेट लिया करती थी पीजेंट से, जिसे टाइले बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे, जैसे टबैको हो गया, सॉल्ट हो गया, जो डेली कंजप्शन की चीज़ें उन पर भी टैक्स लगा करते थे। सो अब सारा जो फाइनेंस को बर्डन करने का जो था वो केवल थर्ड स्टेट के ऊपर मत्थे था। फ्रांस की पॉपुलेशन 1750 में 23 मिलियन थी और 1789 में 28 मिलियन हो गई, यानी 23 से 28, 5 मिलियन का इंक्रीज़ हो गया फ्रांस की पॉपुलेशन में। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो पाया, प्रोडक्शन डिमांड को मैच नहीं कर पाया। जब ऐसा होता है किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता उतना, तो उस चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ फूड ग्रेन्स, यानी जो ब्रेड है, फ्रांस की जो स्टेपल डाइट है ब्रेड, उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। ठीक है, अब मोस्टली जो लोग थे वो एम्प्लॉयड थे, उनकी फ़िक्स वेजेस थी, यानी हर इंसान की सैलरी फ़िक्स ही होती है। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी भी फ़िक्स थी। अब उनकी सैलरी फ़िक्स थी लेकिन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे। अब इस वजह से वो चीज़ें खरीद नहीं पाते थे, तो जो गैप था पुअर और बीच का वो और बड़ा हो गया। अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। चीज़ें और बिगड़ जाती अगर सूखा पड़ जाता या बारिश हो जाती बहुत तेज़, ओले पड़ जाते, तो हेल और ड्रॉट की कंडीशन में हार्वेस्ट और कम हो जाती, और कम प्रोडक्शन होता तो और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाती। इससे एक कंडीशन आ जाती है जिसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी बेसिक चीज़ें जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान, यही खतरे में हो तो कहते हैं आप सब्सिस्टेंस क्राइसिस में हो। ठीक है, ओके, नाउ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब इसी समय क्लास का इमर्जेंस होता है, दैट इज़ मिडिल क्लास। सो हम पढ़ते हैं पास्ट में जो पीजेंट्स और वर्कर थे वो काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स में फ्रेंड पार्टिसिपेट करते थे कि भई आप इतना टैक्स इंक्रीज़ कर रहे हो, चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे, करते थे, पीजेंट्स करते थे, वर्कर्स करते थे, पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, ऐसा कुछ खास वो कुछ कर नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना इतने मीन्स थे, ना प्रोग्राम्स थे कि वो एक फुल स्केल मेजर रिवॉल्ट कंडक्ट करा सके और कोई चेंज ला सके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में। सो इस वजह से एक ग्रुप बन गया, एक स्पेशल ग्रुप बन गया थर्ड स्टेट के विदिन, जो अमीर भी थे, प्रॉस्परस मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा भी था, और जिनके पास एजुकेशन भी थी, जो वेल्दी भी थे। ठीक है,
तो दे हैड एजुकेशन, दे हैड न्यू आइडियाज़ एंड दे वर प्रॉस्परस टू। अब 18th सेंचुरी में ऐसा एक सोशल ग्रुप आया जिसका क्या नाम दिया गया, मिडिल क्लास नाम दिया गया। जिनके पास पैसा था, वेल्थ था, वो उन्होंने कहाँ से कमाया था, एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, अपने ओवरसीज ट्रेड्स थे, या मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सामानों को मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्रीज़ में, जैसे वुडन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनसे उन्होंने पैसा कमाया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वुडन और सिल्क टेक्सटाइल वो एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है, खरीदते बेचते थे, तो उन्हें प्रॉफिट होता था। इन एडिशन वो, क्योंकि उनके पास पैसा था तो वो एजुकेशन को ऐसे एक्सेस भी कर सकते थे। सो जो मर्चेंट्स हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए, तो थर्ड स्टेट में सारे प्रोफेशन आते थे, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये सब किस में चले गए, क्योंकि एजुकेटेड भी थे, इनके पास पैसा भी था, ये चले गए मिडिल क्लास में। अब ये लोग एजुकेटेड थे, इनका ये मानना था कि किसी को भी आपको प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं देना चाहिए, आपको प्रिविलेज मेरिट के बेसिस पर देना चाहिए, ना कि बेसिस ऑफ बर्थ देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो ये कहते थे कि एक इंसान की पोजीशन उसके मेरिट पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि बाय बर्थ उसको कुछ आपको देना चाहिए। सो ये आइडियाज़ फ्रीडम पर, इक्वल लॉस पर और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, इन पे डिपेंड करते थे। इनके आइडिया किस पर डिपेंड करते थे, मिडिल क्लास के, कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बाय ऑल होनी चाहिए। सब आइडिया किसने रखे, फिलोसफर्स ने रखे। उस समय फ्रांस में फिलोसफर्स थे, जैसे जॉन लॉक हो गए, जीन जैक रूसो हो गए। सो जॉन लॉक की जो बुक थी, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें वो रिफ्यूज़ करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। भाई मोनार्की सब कुछ है, मोनार्की भगवान है, ठीक है, राजा का रूल है, वो उसे मना करते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है। कौन कहते हैं, कौन कहता है, जॉन लॉक। ठीक है, रूसो एक आइडिया फॉरवर्ड रखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस हो बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। दैट शुड बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑन किसके बीच में, बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं बात करूँ द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये एक और बुक है। तो रूसो की, देखो मैं तीनों की बुक का नाम बताती थी। जॉन लॉक की बुक का नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, रूसो की बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू जो तीसरे फिलोसफर है उनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और इनका क्या ये अपनी बुक में कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट के विद इन डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीन इंस्टीट्यूशंस में पावर डिवाइड होनी चाहिए। तो ये चीज़ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाई गई थी जब उनको आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से। ठीक है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी लोगों को, अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है, इंडिविजुअल राइट्स देता है ना। और ये सब कहाँ से इंस्पायर थे, फ्रॉम द फिलोसफर्स ऑफ फ्रांस। तो ये जो आइडियाज़ थे फिलोसफर के, काफ़ी वाइडली, काफ़ी इंटेंसिवली डिस्कस होने लग गए सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और ये बुक्स और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू इधर उधर फैलने लग गए। एंड दे वर इंटेंसिवली डिस्कस इन सलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। लोग अक्सर इनको है ना काफ़ी तेज़, काफ़ी लाउड वॉइस में पढ़ा करते थे, ताकि जो लोग इलिटरेट है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, तो कम से कम वो सुनकर फिलोसफर की बातें समझ सके। ठीक है, ये न्यूज़ जो लुईस 16 की है कि वो फर्दर टैक्स इम्पोज करने वाला है, इससे लोगों को और गुस्सा लगा, क्योंकि लोगों की कंडीशन पहले ही बहुत ख़राब थी, और ऊपर से ये चीज़ कि अब टैक्स और बढ़ने वाले हैं, उनको और पैसा टैक्स में देना पड़ेगा, लोग और गुस्से में आ गए। नाउ ये जो सेकंड जो पार्ट है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ये हम हमारी सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू।